तो हम शुरू कर रहे हैं स्टैंडर्ड 11th का 7th चैप्टर शेयर कैपिटल। तो हम पहले ही 3 सेशन देख चुके हैं शेयर कैपिटल के और अभी हम 4th सेशन देख रहे हैं। तो हमारा जो प्रीवियस 3 सेशन थे उसमें हम कैसे कैसे टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं और फिर डीमैट अकाउंट के बारे में ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से शेयर कैपिटल इशू होता है और साथ में बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स के बारे में देखेंगे। तो शेयर्स इशू हो सकते हैं एट पार, एट अ प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट। एट पार का मतलब है कि अगर 10 रुपये का फेस वैल्यू है शेयर का तो वो 10 रुपये में ही जो शेयर्स है वो इशू हो गए। मतलब जो शेयर होल्डर है, जो एप्लीकेंट है, वो 10 रुपये के शेयर्स 10 रुपये दे के वो शेयर खरीदेगा। तो उसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार और इशू ऑफ शेयर्स एट फेस वैल्यू। नेक्स्ट है प्रीमियम। मतलब अगर कोई कंपनी है जो कि पहले से ही काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है और वो अपने शेयर्स दे रही है, तो ये जो फेस वैल्यू होता है वो तो पहले से ही डिसाइडेड होता है। जब कंपनी बनती है तभी डिसाइड हो जाता है कि भाई मेरा हर एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये होगा। लेकिन जो कंपनी वाले हैं वो ये बोलेंगे कि भाई ये जब कंपनी बनी थी तब मैंने डिसाइड किया था 10 रुपये होगा, लेकिन अभी तो मेरी कंपनी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो वो क्या करेंगे कि भाई 10 रुपये का तो शेयर्स है, लेकिन मैं उसके ऊपर प्रीमियम लूँगी 50 रुपये। तो 10 रुपये का शेयर फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस 50 रुपये प्रीमियम, तो टोटल जो मेरा शेयर्स है वो 60 रुपीज़ का हो गया। तो जो भी लोग 60 रुपीज़ दे के मतलब अगर किसी भी पर्सन को अगर ये शेयर ख़रीदना है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, उसको 60 रुपीज़ देना पड़ेगा हर एक शेयर के लिए। तो इसमें 10 रुपये फेस वैल्यू हुआ और 50 रुपये प्रीमियम का अमाउंट हुआ। और ये जो शेयर प्रीमियम है, अभी अगर सभी लोगों को इस तरीके से अलाउ कर दिया शेयर्स को प्रीमियम में इशू करने का, तो सारी कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू करेगी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आप शेयर प्रीमियम का ये जो 50 रुपये आपको मिला है वो आप सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसा स्पेसिफाइड पर्पस है जहाँ पे उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसमें जब मैं बोलती हूँ कि यूज़ कर सकते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कैश। अभी देखो जैसे मैंने ख़रीदा किसी कंपनी का शेयर्स, मैंने उसको 50 रुपये प्रीमियम दिया, मतलब मैंने उसको 50 रुपये तो कैश दिया हुआ है ना। तो वो जो ये 50 रुपये कैश है वो मेरे से प्रीमियम क्यों ले रहा होगा? उसको कुछ बड़ा कुछ प्रोजेक्ट लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो शेयर कैपिटल कलेक्ट ही क्यों कर रहा है? बिकॉज उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको बड़ा अपना कोई प्रोजेक्ट लगाना है, कोई फैक्ट्री लगाना है। तो ये जो 50 रुपये है वो यूज़ करेगा फैक्ट्री लगाने के लिए, नो डाउट। लेकिन जब बुक में उसको जब ट्रांजैक्शन करेगा, बुक में उसको दिखाना पड़ेगा लायबिलिटी साइड पे शेयर प्रीमियम 50 रुपये। और ये शेयर प्रीमियम 50 रुपये पूरी ज़िंदगी तो उसके बुक में नहीं रहेगी, उसको डबल एंट्री करके उसको माइनस करके ज़ीरो करना पड़ेगा, वो 50 रुपये को ज़ीरो करना पड़ेगा। तो वो ज़ीरो उसको किस तरीके से करेगा, वो थोड़े बुक एंट्रीज पास करेगा। तो वो बुक एंट्रीज़ कहाँ पे पास करेगा? पहली चीज़ तो वो जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उसको बोनस शेयर दे सकता है। बोनस शेयर मतलब अगर मैं शेयर होल्डर हूँ, अगर कंपनी बोलती है कि 2:1 के रेशियो में मैं बोनस शेयर इशू करूँगा, इसका मतलब जिसके पास भी एक शेयर है उसको मैं 2 और शेयर दूंगा। मतलब अगर सपोज मेरे पास 100 शेयर्स है तो मुझे और 200 शेयर मिलेंगे, मतलब मेरे पास 300 शेयर्स हो जाएंगे। तो वो बोनस शेयर्स इशू करने के लिए ये प्रीमियम यूज़ कर सकता है। तो बोनस शेयर इशू करने के टाइम पे क्या होगा, ये बुक एंट्री ही है। आपने जैसे अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना, बैलेंस शीट में आप इक्विटी एंड लायबिलिटी के नीचे सबसे पहले क्या लिखते हो, शेयर कैपिटल लिखते हो। शेयर कैपिटल के फिर नीचे आपको लिखना है शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट में जो 50 रुपये थे वो वहाँ से माइनस होके फिर ऊपर जो शेयर कैपिटल है वहाँ पे 50 रुपये ऐड हो जाएंगे। बिकॉज जो बोनस शेयर होता है वो सॉर्ट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके सामने उसको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। तो वो जो 50 रुपये है वो शेयर प्रीमियम में से निकाल के ऊपर बोनस शेयर्स में डाल देगा। नेक्स्ट उसको क्या यूज़ करना है कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब जो कंपनी फॉर्म होने से पहले जो डायरेक्टर्स या फिर मेमोरेंडम के जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने अपने पॉकेट से थोड़े एक्सपेंसेस किए होंगे कंपनी फॉर्म करने से पहले। उसके बाद जब कंपनी फॉर्म हुई तो उन्होंने वो सारे एक्सपेंसेस कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए होंगे। तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है या फिर नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तो उसमें ऐसा है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब कंपनी फॉर्म होने से पहले आपके जो भी एक्सपेंस है वो आपको राइट ऑफ कर देने हैं, क्योंकि वो तो एक्सपेंस है ना, वो तो पीएनएल में जाके राइट ऑफ हो जाना चाहिए। तो
खर्चा तो ऑलरेडी कर लिया है, डायरेक्टर के पॉकेट से ऑलरेडी पैसा निकल गया है। अभी सिर्फ आपको बुक एंट्री पास करनी है। शेयर प्रीमियम में से जो भी 50 रुपये है उसमें से आप अपना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस करके दिखा सकते हो, ताकि आपके प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। नेक्स्ट है, अगर आपने कोई डिबेंचर्स इशू किए हैं और डिबेंचर होल्डर को आपने बोला है कि भाई 10 साल का डिबेंचर्स है तो मैं हर साल आपको इंटरेस्ट दूंगा, 10 रुपये का डिबेंचर है मैं हर साल आपको इंटरेस्ट दूंगा और 10 साल के बाद मैं आपको 10 रुपये नहीं 12 रुपये रिटर्न करूँगा। तो यहाँ पे 2 रुपये जो है वो प्रीमियम ऑन डिबेंचर है। ये प्रीमियम ऑन डिबेंचर क्या है, मुझे कंपनी को पे, मतलब सॉरी मुझे नहीं, कंपनी को जो अपने डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको पे करना है। शेयर प्रीमियम क्या है, कंपनी को मिला है, और डिबेंचर प्रीमियम क्या है, कंपनी को पे करना है। तो वो आपस में दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस मेड ड्यूरिंग इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ डिबेंचर्स। आपने जो भी एक्सपेंसेस किया है, हो सकता है आपको अपने शेयर्स और डिबेंचर लिस्ट आउट करने हो या फिर उसका क्रेडिट रेटिंग आपने करवाया हो, जो भी एक्सपेंस किया आपने, अंडर राइटिंग कमीशन दिया होगा, जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो सब आप ये शेयर प्रीमियम में से माइनस कर सकते हो। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज टू गिव डिविडेंड। मतलब ये क्यों, क्योंकि शेयर प्रीमियम मैंने शेयर होल्डर के पास से लिया है, मैं उसको शेयर होल्डर को वापस नहीं दे सकती। तो हो सकता है कि मैं जो हूँ एक कंपनी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, मैंने 10 रुपये में शेयर लिया था जब स्टार्टिंग हुआ था। अभी दूसरा उसने जब शेयर इशू किया तो उसने 60 रुपये में शेयर लिया है, मतलब 50 रुपये प्रीमियम दिया है। अभी वो क्या करेगा, ये 50 रुपये प्रीमियम ले लिया और फिर उसने वो पैसे से मुझे डिविडेंड दिया। तो उसमें क्या हो गया, एक शेयर होल्डर का पैसा दूसरे शेयर होल्डर के पास चला गया। तो ये एक सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस भी हो गया ना शेयर होल्डर के साथ। जो दूसरा शेयर होल्डर है कि भाई मैं अपना पैसा दूसरे शेयर होल्डर को क्यों दूँ, मैं अपना पैसा तो कंपनी के बेनिफिट के लिए दूंगा, मैं दूसरे शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए अपना पैसा क्यों दूँ। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई मैंने शेयर प्रीमियम ले लिया 5 लाख लोगों से और फिर मैंने 15 लाख अपने शेयर होल्डर को मैंने डिविडेंड दे दिया। इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है शेयर इशूड एट अ डिस्काउंट। मतलब आपका जो फेस वैल्यू है उससे भी कम में आप शेयर्स दे रहे हो तो उसको डिस्काउंट कहा जाएगा। मतलब 10 रुपये का फेस वैल्यू है, आप उसे 7 रुपये में दे रहे हो, 7 रुपीज़ में दे रहे हो, तो 3 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। अभी ऐसा है कि अभी शेयर्स एट अ डिस्काउंट अलाउड नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा ना कि भाई आप एकदम अपना शेयर्स बहुत ही ज़्यादा सस्ता कर दोगे। तो हमने जैसे देखा था, शेयर अलॉटमेंट आप जब करने जाते हो तो आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। तो लोग तो क्या करेंगे, अपना एकदम ही नई कंपनी है या फिर एकदम ही बेकार कंपनी है वो भी अपने आप को लिस्ट करवा देगी और फिर बोलेगी कि भाई मैं 1 रुपये में शेयर दे रहा हूँ, 9 रुपये का डिस्काउंट ले लो, और फिर अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोटा तो वो पूरा कर लेगी, लेकिन फिर वो गलत हो जाएगा ना। मतलब बेकार की जो अच्छी कंपनीज नहीं हैं वो लोग भी लिस्ट हो जाएगी, उनको भी उनके भी शेयर सारे अलॉट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये अभी बंद कर दिया है कि आप डिस्काउंट पे अपने शेयर्स नहीं दे सकते हो, या तो आप अपने शेयर्स फेस वैल्यू पे दो या फिर प्रीमियम पे दे सकते हो। नेक्स्ट है बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स का मीनिंग आपको समझा दिया। जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उसको आप एक तरीके से रिवॉर्ड दे रहे हो। उसको आप ये बोल रहे हो कि भाई 2:1 रेशियो में है, तो मतलब अगर मेरे पास 1 है तो मुझे और 2 शेयर्स मिलेंगे, मतलब मेरे पास 3 हो जाएंगे। और ये इसी प्रपोर्शन में चलेगा, 2:1 है तो वो इसी प्रपोर्शन में चलेगा। अगर किसी के पास 150 शेयर्स है तो उसको 300 शेयर्स मिलेंगे, तो फिर उसके 450 शेयर्स हो जाएंगे। सो द कंपनी इश्यूज एडिशनल शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है उन्हीं को मिलेगा, इन प्रपोर्शन टू द शेयर्स हेल्ड बाय देम विदाउट एनी मॉनिटरिंग कंसिडरेशन। मतलब इसमें ध्यान रखना है कि आपको जो अपने शेयर होल्डर्स है उनके पास से कोई पैसा लेना नहीं है। अभी अगर आप पैसा ले लोगे तो कैसा हो जाएगा कि भाई मेरे पास एक शेयर है 10 रुपये का। अभी कंपनी बोलती है कि ये लो और 2 शेयर लो 10-10 रुपये के, अभी मुझे 20 रुपये दो, लेकिन मेरी कैपेसिटी है ही नहीं उसे 20 रुपये देने की। तो फिर वो मेरे साथ तो एक्चुअली गलत हो गया ना, क्योंकि मुझे तो शेयर चाहिए नहीं था, मेरे पास पैसा है भी नहीं 20 रुपये का, फिर भी तुम मेरे पास से ज़बरदस्ती तुम मुझे शेयर इशू कर रहे हो और मेरे पास से ज़बरदस्ती पैसा लेने की कोशिश कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो होता है बोनस शेयर किस तरीके का होता है, एक तरीका का रिवॉर्ड होता है कि भाई कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है उसका रिवॉर्ड हो सकता है,
या फिर दूसरे भी 1-2 कंडीशन है जहाँ पे बोनस शेयर्स इशू होते हैं, पर अल्टीमेटली इसमें ये होता है कि सामना जो शेयर होल्डर है उसके पास से आप कोई भी पैसा नहीं लोगे। द बोनस शेयर कैन बी इशूड ओनली इफ़ देयर इज़ प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि बोनस शेयर्स इशू करना कंपनी के लिए अलाउड है, और वो बोनस शेयर इशू करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा वो भी लिखा होना चाहिए। अभी बोनस शेयर इशू करने के लिए 2 कंडीशंस है, एक तो अनकॉल्ड अमाउंट और नेक्स्ट है रिजर्व फंड। अनकॉल अमाउंट का ये मतलब है कि अगर मेरे पास जो शेयर है वो 10 रुपये का फेस वैल्यू का है, अभी तक कंपनी ने 7 रुपये कॉल फॉर किया है, 3 रुपये उसने कॉल फॉर नहीं किया है। अभी अगर वो बोनस शेयर इशू करना चाहती है तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 रुपये अनकॉल्ड फॉर है उसको उसे ख़त्म कर देना पड़ेगा। मतलब अगर वो कॉल करना चाहती है तो ठीक है, वरना फिर वो ये बोलेगी कि ये जो 3 रुपये है ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे मिल गए हैं। मतलब जो मेरा जो 7 रुपये है जो मैंने कॉल पेड अप कर दिया है, 3 रुपये है जो अनकॉल्ड है, वो अनकॉल्ड को निकाल दिया जाएगा और मेरा पेड अप में पूरा 10 रुपये दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे उसको मुझे बोनस शेयर इशू करने के लिए 2 प्रोसीजर करना पड़ेगा। पहले तो जो अनकॉल्ड फॉर है 3 रुपये, उसको पूरा 10 रुपये करना पड़ेगा, उसको 10 रुपये का 3 रुपये का बुक एंट्री करना पड़ेगा कि 3 रुपये का बेनिफिट देना पड़ेगा उसको मुझे, कि मैं 3 रुपये कभी भी फ्यूचर में आपसे नहीं मांगूंगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 3 रुपये आपने मुझे दे दिए। आपका जो 7 पेड अप कैपिटल है, 7 रुपीज़ पेड अप कैपिटल है, उसको मैं 10 रुपये पेड अप कैपिटल मान रहा हूँ। और सेकेंड थिंग, फिर वो मुझे बोनस शेयर्स इशू करेगा, और ये जो बोनस शेयर्स है उसमें भी ये माना जाएगा कि 10 रुपये पूरा पेड अप है। जो 10 रुपये का बोनस शेयर्स है वो माना जाएगा कि पूरा 10 रुपये पेड अप है, उसमें भी फिर मुझे अभी और आगे नहीं देना है। तो उसने मुझे पुराने शेयर्स पे 3 रुपये का बेनिफिट दिया, प्लस नए शेयर में वो मुझे 10 रुपये का बेनिफिट दे रहा है। और नेक्स्ट है रिजर्व फंड। सो द कंपनी हैज़ लार्ज proportion ऑफ रिजर्व फंड और एक्सेस accumulated आउट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड इट वांट्स टू गिव बेनिफिट टू द शेयर होल्डर। तो ये बोनस जो बोनस शेयर है वो कहाँ से इशू होगा, अगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व में उसने पैसा रखा हुआ है या फिर उसके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ से वो बोनस शेयर्स इशू कर सकता है। मतलब हमने जैसे देखा था डिविडेंड डिक्लेयर करने के टाइम पे कि कंपनी को प्रॉफिट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको डिविडेंड देगा। तो हो सकता है कोई कंपनी है जिसने अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बचा बचा के रखा हुआ है, बचा बचा के उसको रिज़र्व में डाल के रखा हुआ है, तो अभी उसके पास काफ़ी रिज़र्व है। तो वो बोल रही है कि भाई बहुत ज़्यादा रिज़र्व हो गया है, हमको इतने की ज़रूरत है नहीं। हमने स्टार्टिंग में क्या बहुत ही डरे हुए थे, हमको लगा कि भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ज़रूरत आ सकती है, तो हमने तब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, पूरा बचा बचा के रखा। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा रिज़र्व है तो हम उसको बोनस शेयर्स बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, पहले तो अनकॉल्ड कैपिटल कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी अनकॉल्ड कैपिटल नहीं होना चाहिए, पूरा पेड अप कैपिटल होना चाहिए। और नेक्स्ट है आप बोनस शेयर सिर्फ अपने रिजर्व्स में से या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस में से दे सकते हो। नेक्स्ट है कि आप बोनस शेयर्स कहाँ से दोगे। तो बोनस शेयर अगर आपने प्रॉफिट में से कोई भी रिजर्व बनाया है उसमें से एडजस्ट करके दोगे। तो बोनस शेयर्स क्या है, बोनस शेयर्स बेसिकली एक एडजस्टमेंट एंट्री है। मतलब आपका जो शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन उसके सामने आपको कोई कैश नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट देने हैं, तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपका जो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है वहाँ पे आपने सबसे ऊपर लिखा है शेयर कैपिटल, उसके बाद आपने लिखा है रिजर्व्स, लिखा है ना, रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस है। तो क्या होगा कि आपके जो रिजर्व्स है उसमें से आप जितना बोनस शेयर दे रहे हो, सपोज़ 1 करोड़ के बोनस शेयर दे रहे हो, तो नीचे रिजर्व में से 1 करोड़ माइनस हो जाएगा और ऊपर शेयर कैपिटल में वो वहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा 1 करोड़। तो इस तरीके से सिर्फ बुक एंट्री होगी। तो आप कहाँ से दे सकते हो, ये बुक एंट्री कहाँ से कर सकते हो, आपने कोई भी रिजर्व बनाया है प्रॉफिट में से, ठीक है, आपने कहीं किसी और जगह से कोई भी अगर रिजर्व बनाया है, सपोज़ डिप्रिसिएशन, आपने डिप्रिसिएशन में जितने भी पैसे डाले हैं उसको आपने हटा के एक डिप्रिसिएशन फ़ंड बनाया है या डिप्रिसिएशन रिजर्व बनाया है, तो उसमें से आप नहीं दे सकते हो बोनस शेयर। आपका जो क्लियर प्रॉफिट था उसमें से अगर आपने कोई रिजर्व बनाया है तो आप यूज़ कर सकते हो।
आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कोई प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड सरप्लस है, उसमें से बोनस दे सकते हो। या फिर आपका जो शेयर प्रीमियम आपने लिया था, आपने 10 साल पहले अपने जो शेयर्स है वो प्रीमियम में इशू किए थे, अभी वो शेयर प्रीमियम ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है, आप उसको कहीं और यूज़ नहीं कर पाए हो, मतलब बुक एंट्री नहीं कर पाए हो। आपने कैश तो कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा, लेकिन आपको बुक एंट्री करना है। तो बुक एंट्री आप कैसे कर सकते हो? आप बोनस शेयर्स इशू करके कर सकते हो। नेक्स्ट है, आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया। 10 साल का डिबेंचर्स था, आपने बोला था कि 10 रुपये का डिबेंचर है, मैं आपको जब 10 साल बाद रिडीम करूँगा तो 12 रुपये दूंगा, मतलब 2 रुपये आपको प्रीमियम दूंगा। तो वो 2 रुपये हर साल मुझे एक रिज़र्व बनाना था, बिकॉज ताकि मैं 10 साल के बाद मैं वो डिबेंचर होल्डर को 2 रुपये एक्स्ट्रा दे पाऊँ। तो मैंने वो रिज़र्व बनाया, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही रिज़र्व बन गया। तो मैंने वो सभी जो अपने डिबेंचर होल्डर हैं उन सबको 2-2 रुपये प्रीमियम दे दिए। उसके बाद भी मेरे पास पैसे बचे हुए थे वो डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व में। तो वो डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व में जो पैसे बचे हुए हैं उसको मैं यूज़ करके बोनस शेयर्स इशू कर सकता हूँ। या फिर कोई कंपनी के पास कोई कैपिटल गेन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंपनी के पास 10 फैक्ट्रीज़ है और 10 फैक्ट्रीज़ में से 2 फैक्ट्री है जो इतना अच्छा काम नहीं कर रही, तो वो 2 फैक्ट्री को मैंने बेच दिया, तो वो कंपनी का कैपिटल गेन हुआ। मतलब आपने सामान, कंपनी का काम क्या है? सामान बेचना और ख़रीदना है। तो आपने सामान बेच के नहीं कमाया है ये पैसा, आपने जो अपना ट्रेडिंग है वो करके नहीं कमाया, आपने अपने जो एसेट है, जो फैक्ट्री आपका एसेट था उसको बेच के आपने कमाया है, तो वो आपका कैपिटल गेन हुआ, उसमें से आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो। अभी प्रोसीजर क्या है बोनस शेयर्स इशू करने का? तो सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी को देखना पड़ेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या प्रोविज़न है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविज़न होना चाहिए, एक अलाउ होना चाहिए कि बोनस शेयर्स इशू हो सकता है, और अगर अलाउड है तो उसमें प्रोसीजर भी दिया होना चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी सेक्रेटरी एक बार प्रोविज़न वेरीफाई कर लेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उसके बाद वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिस देगा, मीटिंग बुलाई जाएगी और फिर एक रेजोल्यूशन पास होगा कि भाई हम सारे जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस शेयर्स इशू करना चाहते हैं। उसके बाद क्लोजिंग ऑफ लिस्ट ऑफ मेंबर्स होगा, मतलब जितने भी मेंबर्स रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसको क्लोज़ किया जाएगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज़ करने के बाद जो भी मेंबर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। और तो रजिस्टर ऑफ मेंबर जो क्लोज़ होता है वो एक पर्टिकुलर डेट को होता है। फॉर एग्जांपल अगर आज 29 जनवरी है, अगर कंपनी डिक्लेयर करती है कि 29 जनवरी को मैं रजिस्टर क्लोज़ कर रहा हूँ, 29 जनवरी को मेरे पास 100 शेयर्स थे और उसने डिक्लेयर किया 2:1 के रेशियो में आपको शेयर्स मिलेंगे, 29 जनवरी को मेरे पास 100 शेयर्स थे, उसके बाद रजिस्टर क्लोज़ हो गया, फिर 31 जनवरी को मैंने आपको अपने 100 शेयर्स बेच दिए। तो अभी जब कंपनी 200 बोनस शेयर्स देगी, वो किसको देगी? वो आपको देगी या मुझे देगी? वो मुझे देगी, बिकॉज 29 को जब उसका रजिस्टर क्लोज हुआ तब तो मैं शेयर होल्डर था ना, तो उसके हिसाब से मैं ही शेयर होल्डर हूँ, तो वो जो 200 बोनस शेयर्स मिलेंगे वो मुझे ही मिलेंगे। भले उसके बाद उसके 1-2 दिन बाद मैंने आपको बेच दिया हो, भले वो जब बोनस शेयर्स दे रहा हो तब आप शेयर होल्डर हो, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। जब वो मेंबर्स की लिस्ट बंद हो रही थी तब तो मैं शेयर होल्डर थी ना, तो वो मुझे ही मिलेगा। नेक्स्ट है, शेयर होल्डर से एक तरीके का एग्रीमेंट किया जाएगा रिगार्डिंग ओनरशिप कि बिकॉज़ यहाँ पे कोई कैश का लेन देन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कोई एक तरीके से शेयर एप्लीकेशन या कुछ नहीं आएगा, तो आपको जो शेयर होल्डर्स है उनको एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट भेजना पड़ेगा और फिर उनको वो साइन करके आपको रिटर्न करना पड़ेगा। और जब ये सारे एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे उसके बाद कंपनी एक सैंक्शन लेटर इशू करेगी। सैंक्शन लेटर में ये लिखा होगा कि भाई आपके पास कितने शेयर्स थे और आपको नए कितने बोनस शेयर्स मिल रहे हैं। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के साथ ये सारे जो भी आपको फॉर्म्स भरने हैं वो विदिन 1 मंथ ऑफ द डिक्लेरेशन, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसने जब डिक्लेयर किया होगा कि हम बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं, उसके विदिन 1 मंथ आरओसी के साथ आपको सारे जो फॉर्म्स हैं वो फाइल कर देने हैं। एंड फाइनली अगर सेबी के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो सेबी के भी सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने रहेंगे। नेक्स्ट है राइट शेयर्स। राइट शेयर मतलब अगर मैं शेयर होल्डर हूँ और अगर कोई कंपनी है, कंपनी ऑलरेडी 10 लाख शेयर्स इशू कर चुकी है,
मैं उसमें से एक शेयर होल्डर हूँ। अभी कंपनी को और 10 लाख शेयर्स इशू करने हैं, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले वो मुझसे पूछेगी कि भाई आपको शेयर्स ख़रीदने हैं क्या, आप मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो आप क्या ऑलरेडी शेयर ख़रीदना चाहते हो या फिर नहीं ख़रीदना चाहते हो। तो फिर मेरे पास ऑप्शन है, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, मुझे कंपनी अच्छी लग रही है, तो मैं शेयर ख़रीद सकती हूँ। अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कंपनी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं मना कर सकती हूँ कि भाई मेरे को शेयर्स नहीं ख़रीदने हैं, मुझे अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करना है। राइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका हक है, उनका राइट है कि वो जो भी नए शेयर अलॉटमेंट होगा, जो भी नया शेयर इशू होगा, उसमें उनका पहला हक आता है। तो ये बेसिकली क्यों किया जाता है, बिकॉज़ बहुत से शेयर होल्डर्स हो गए, सपोज़ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उन्होंने किसी कंपनी में 10% शेयर्स है उनके, तो 10% शेयर्स होने का क्या मतलब है कि उसका वोटिंग राइट भी ज़्यादा है, उसका वोटिंग राइट 10% है, वो अपने हिसाब से थोड़ा कंपनी में डिसीजन हिला सकता है, ले सकता है। अभी अगर वो कंपनी और शेयर्स और 10 लाख शेयर्स डालती है मार्केट में, तो हो सकता है कोई दूसरा आके उसको ख़रीद लेगा, तो परसेंटेज वाइज ये जो इन्वेस्टर है उसका शेयर होल्डिंग परसेंटेज घट जाएगा। वो हो सकता है कि अगर उसको मार्केट में से नहीं मिला प्रॉपर प्राइस में, तो उसका जो 10% शेयर होल्डिंग है वो परसेंटेज वाइज घट के 8%, 5% ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसका शेयर होल्डिंग का परसेंटेज घट गया, तो वापस उसका जो वोटिंग राइट है वो सब का भी इम्पैक्ट घट जाएगा। तो ये सब बचाने के लिए वो चाहते हैं कि वो अपना राइट एक्सरसाइज करें, और जो कंपनी है वो भी चाहती है कि भाई अगर वो अपने शेयर होल्डर से खुश है, तो मतलब कंपनी भी ये चाहती है कि हमारे पास सेम ही शेयर होल्डर मेंटेन हो, तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा लोग कंपनी को भी डील करना अच्छा नहीं लगता वैसे तो। So what is right shares? In accordance with the Companies Act, the company which is in existence and issuing new equity shares has to first offer its existing equity shareholders. It is known as right share. अभी इसका प्रोविज़न क्या है, पहली चीज़ तो इसका टाइम लिमिट क्या होता है। तो राइट शेयर्स ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई आपकी कंपनी जस्ट अभी बनी हुई है और आप तुरंत से राइट शेयर्स इशू कर देते हो, या फिर आपने जस्ट अभी क्या कहते हैं जस्ट अभी शेयर्स अलॉट किए हैं और उसके बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद आप वापस राइट शेयर्स अलॉट कर रहे हो। तो इसमें टाइम लिमिट है कि या तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 2 साल, या फिर जो आपका लास्ट शेयर डिस्ट्रीब्यूशन डेट था, मतलब शेयर अलॉट करने का डेट था, उसके 1 साल, जो भी पहले आता है मतलब अगर आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर आपकी बहुत पुरानी कंपनी है तो आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 2 साल वो पहले आएगा, और सपोज़ नई कंपनी है तो फिर ये दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है। तो तब तक आप राइट शेयर से उसको इशू नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें क्या होता है कि भाई आपने सपोज़ शेयर कैपिटल रेस किया है, आपने 10 लाख लोगों से 10 रुपये का शेयर था, तो आपने पूरा 10 रुपये मांग लिया है और 10 लाख लोगों ने आपको 10 रुपये दे दिया। अभी विदिन 1 ईयर आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे तो और पैसे चाहिए, और उसके लिए आप राइट शेयर्स इशू कर रहे हो। आप अपने जो 10 लाख शेयर होल्डर है उनको बोल रहे हैं कि मैं आपको और शेयर्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सामने आपको मुझे और पैसे भी देने पड़ेंगे, बिकॉज ये बोनस शेयर जैसा नहीं है। बोनस शेयर्स में क्या है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया ना। राइट शेयर में क्या है, अगर मैं एग्री करती हूँ कि हाँ मुझे शेयर्स चाहिए, तो मुझे सामने पैसे तो देने पड़ेंगे। तो लेकिन कंपनी को अलाउड नहीं है कि इतने शॉर्ट पीरियड में वो वापस से अपना पेड अप कैपिटल बढ़ा दे, क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि भाई कंपनी अगर अपना शेयर्स इशू कर रही है तो वो थोड़ा प्लानिंग के साथ ही कर रही होगी। तो कंपनी को अलाउड नहीं है कि वो इतने शॉर्ट पीरियड में अपना पेड ऑफ कैपिटल बढ़ाए, तो इस पीरियड में वो अपना राइट शेयर्स नए इशू नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है नोटिस टू शेयर होल्डर। तो ये जो राइट शेयर्स है, ये जो शेयर होल्डर है उसका हक है, लेकिन उसकी ड्यूटी नहीं है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब अगर आप किसी शेयर होल्डर को बोल रहे हैं कि आपको राइट शेयर्स लेना है, तो उसको चॉइस है कि भाई वो हाँ बोल सकता है या फिर ना बोल सकता है। तो वो हाँ या ना कैसे बोलेगा, कंपनी जो है वो शेयर होल्डर को नोटिस देगी, उसको एक टाइम पीरियड देगी
कि भाई इतने टाइम में आप हमको फ़ाइनल जवाब दीजिए, आपको शेयर्स चाहिए कि नहीं। तो ये जो नोटिस है उसका मिनिमम उसको 15 दिन का टाइम देना है और मैक्सिमम आपको उसको 30 दिन का टाइम देना है। 30 दिन में वो जो शेयर होल्डर है उसका कंसेंट लेटर आपको वापस मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ राइट। तो अगेन शेयर होल्डर है वो मना कर सकता है कि मुझे शेयर्स नहीं चाहिए। तो अगर 30 दिन का हमने उसको टाइम दिया था, 30 दिन में जवाब दो, 30 दिन में सपोज़ आपको जवाब नहीं मिला तो आप मान लोगे, ऑटोमेटिकली मान लोगे कि उसने अपना जो राइट है वो रिजेक्ट कर दिया है। या फिर हो सकता है 30 दिन में आपको जवाब मिल गया लेकिन वो जवाब में उसने लिखा है कि मुझे राइट एक्सरसाइज नहीं करना, मैं राइट रिजेक्ट कर रहा हूँ। या फिर ये हो सकता है कि वो ये बोल सकता है कि मुझे अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करना लेकिन मैं अपने दोस्त को ये ख़रीदने हैं शेयर्स, तो मैं अपना राइट उसके नाम पे रिनाउंस कर रहा हूँ या फिर अपना राइट उसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो 3 चीज़ें हो सकती है रिजेक्शन में। या तो 30 दिन में आपको कोई भी जवाब नहीं मिला तो आप उसको रिजेक्टेड मानोगे, आपको जवाब मिला लेकिन जवाब में रिजेक्टेड लिखा हुआ है। या फिर थर्ड ये है कि शेयर होल्डर ने रिजेक्ट किया लेकिन उसने अपना राइट है दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट है डिस्कार्ड ऑफ राइट शेयर्स। तो जहाँ पे भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है राइट शेयर्स, जो भी शेयर होल्डर है उसने अपना राइट ट्रांसफ़र नहीं किया है, उसने अपना राइट शेयर्स रिजेक्ट कर दिया है, या तो उसने जवाब नहीं दिया या फिर उसने जवाब दे के रिजेक्ट किया है, तो उस केस में जो कंपनी है वो उस राइट शेयर्स को बोल सकती है कि भाई ठीक है इसने रिजेक्ट कर लिया, कोई बात नहीं, मुझे इतने पैसे की वैसे भी एक्स्ट्रा ज़रूरत थी नहीं, तो मैं उसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। डिस्कार्ड मतलब वो फिर किसी और को इश्यू नहीं करेगा। नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी। मतलब वो जब भी आपको जो भी इंसान एक्सेप्ट कर रहा है इसको, तो जिन लोगों ने भी कंसेंट दिया है राइट शेयर्स खरीदने के लिए उनको कंसेंट के साथ शेयर एप्लीकेशन मनी के पैसे भी देने पड़ेंगे। अब यहाँ राइट इशू में कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है। पहली चीज़ तो जब वो राइट इशू दे रही है तो उसको क्या करना है, पहले तो उसको अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सारे प्रोविजंस देखने हैं, उसको इंश्योर करना है कि सारे प्रोविजंस फॉलो किए गए हैं, जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड है वो सब फॉलो है। नेक्स्ट है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी है, उसको रेजोल्यूशन पास करवाना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। उसके बाद सभी जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन सबको नोटिस देना है, उनको टाइम देना है कि भाई इतने टाइम में आप अपना जवाब दे दीजिए। उसके बाद उन सबका जो भी कंसेंट लेटर आएगा वो सब कलेक्ट करना है और फाइनली उसको बच्चा मेरा बहुत प्यारा है, कोई बात नहीं। हाँ, तो आगे उसमें क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग राइट शेयर्स क्या होता है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स दे रहे हैं तो पहले सेक्रेटरी को क्या करना है, पहले तो उसको इंश्योर करना है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सारे प्रोविजंस होने चाहिए। उसके बाद उसको एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी है, उसके लिए नोटिस देना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उसमें सारे रेजोल्यूशन पास हो गए। एक बार रेजोल्यूशन पास हो जाता है उसके बाद आपको जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसको क्लोज़ करना है। जो भी डेट डिसाइड होती है कि सपोज़ 30 जनवरी को क्लोज़ करेंगे तो 30 जनवरी को रजिस्टर क्लोज़ करना है और एक लिस्ट ऑफ मेंबर्स बनाने हैं। उसके बाद वो लिस्ट ऑफ मेंबर्स में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको आपको लेटर इशू करने हैं, उन सब के साथ आपको उन सबको एप्लीकेशन आपको देना है, उनको टाइम लिमिट बताना है कि मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 डेज़ में आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कीजिए कि आपको राइट शेयर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, आप अपना कंसेंट बताइए। तो जिन लोगों को भी कंसेंट आ जाएगा कि उनको राइट शेयर्स इशू करने की इच्छा है तो उन लोगों को आप एक और बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, उन लोगों का नाम रखेंगे कि भाई इतने लोग राइट शेयर्स लेना चाहते हैं, तो फिर उनका अप्रूवल होगा और फिर उनको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और नेक्स्ट स्टेज क्या है कि अगर जो लोगों ने भी मना किया है कि नहीं हमको राइट शेयर्स लेने में इच्छा नहीं है, तो हम जो कंपनी है उसके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन हमने जो देखा कि दे कैन डिस्कार्ड द राइट शेयर्स। डिस्कार्ड द राइट शेयर्स का क्या मतलब है कि सपोज़ अगर 100 शेयर होल्डर्स ने बोला कि हम राइट शेयर्स नहीं लेना चाहते, वो 100 शेयर होल्डर को आप सपोज़ 50,000 शेयर्स दे रहे थे एज राइट शेयर्स, उन्होंने कहा नहीं हमको ये 50,000 शेयर्स नहीं चाहिए, तो कंपनी बोल सकती है कि देखो ये 50,000 शेयर उसका फेस वैल्यू 10 रुपये, तो मुझे 5 लाख रुपए मिलने वाले थे, तो ये 50,000 शेयर इशू करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये 50,000 शेयर को मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ।
मतलब मैं किसी को भी और इशू नहीं करूँगा ये 50,000 शेयर। अभी 50,000 इशू नहीं होंगे, बाकी जितने लोगों ने कंसेंट दिया है सिर्फ उनको इशू होगा, बाकी 50,000 डिस्कार्ड कर रहा हूँ। लेकिन अगर कंपनी बोलती है कि नहीं मुझे तो ये 5 लाख चाहिए ही, ठीक है, ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको नहीं चाहिए, तो मैं जनरल पब्लिक को दूंगा। तो जनरल पब्लिक को देने के लिए हमने जो पहले पढ़ा हुआ है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर, वो उसको सेक्रेटरी को फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए वापस उसको पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, नोटिस इशू करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आके मीटिंग करेंगे, उसमें रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाएगा, तो उसका जो क्रेडिट रेटिंग होता है वो किया जाएगा, वो सारा प्रोसीजर होगा। अंडर राइटिंग का प्रोसीजर होगा, सेबी के जो भी प्रोसीजर है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के भी जो भी प्रोसीजर है वो सारे प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और फाइनली जो शेयर एप्लीकेशंस आएगा उसमें आपको देखना पड़ेगा कि भाई अंडर सब्सक्राइब हुआ है, ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और जितने भी लोग एलिजिबल बन रहे हैं, जिनका भी शेयर एप्लीकेशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उन सबको फाइनली शेयर सर्टिफिकेट आपको इशू करना पड़ेगा। और जिनको भी आपने इस तरीके से शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है उन सब का नाम आपको लिस्ट ऑफ मेंबर्स में ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब जो प्रोसीजर है वो हम प्रीवियसली वो जो चैप्टर था उसमें इश्यू ऑफ शेयर्स के प्रोसीजर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसमें जो कंपनी सेक्रेटरी है उसको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो राइट शेयर्स इशू करना है, और राइट शेयर्स के लिए जिन्होंने भी मना किया है, जिन्होंने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट किया है, उसके लिए या तो आप डिस्कार्ड कर लो, डिस्कार्ड करो तो आपको कुछ प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक डिसीजन रहेगा, उसमें एक रेजोल्यूशन रहेगा। लेकिन अगर आप उसको जो रिजेक्ट किए हुए शेयर्स है उसको वापस री इशू करना चाहते हो आप जनरल पब्लिक को, तो उसके लिए वापस पूरा प्रोसीजर आपको प्रॉस्पेक्टस इशू करना, शेयर एप्लीकेशन मंगवाना, ये सारा वापस फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके साथ हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं और इसके साथ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता है। सो आई होप यू विल डू वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।